अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मैथ 404 का लेक्चर नंबर 34, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल फोर्स। एक पार्टिकल है जो विद द एक्शन ऑफ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो कि मूव कर रहा है या तो उसकी तरफ या उससे दूर। सच अ फोर्स इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स। उसके बाद अ फिक्स्ड पॉइंट, जिस फिक्स पॉइंट के गिर्द वो कर रहा है, इसको क्या करेंगे हम? सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल जो फोर्स है वो ओरिजिन की तरफ होता है, जो हम ज़्यादातर ओरिजिन पे लेते हैं। द सेंट्रल फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्शन, मतलब कि वो या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कि या तो उसको अपनी तरफ खींचेगी या उससे उसको अपने से दूर। द सेंटर फोर्स एट अ पॉइंट अ फंक्शन डिस्टेंस, ये जो सारा मतलब कि रिलेशन हमारा चल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ फोर्स। और जिस पाथ पे वो मूव कर रही है, वो पार्टिकल जिस पाथ पे मूव कर रही है, उस पाथ को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल ऑर्बिट। यहाँ पे आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। आर इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। उसके बाद आर क्रॉस एफ ले लिया, इसका डायरेक्शन ये हो गई, और फंक्शन ले लिया, फंक्शन का डायरेक्शन आर। ये दो सब इक्वल होंगे 0 के। उसके बाद अर्थ एंड मैनी अदर बॉडीज इंक्लूडिंग एस्ट्रॉइड्स, कमेट्स एंड द अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, मतलब कि अर्थ के अलावा और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं। लेकिन ये जो अर्थ है, ये अपनी कर्व, हमारा अपना जो मतलब कि उसका रास्ता है वो उसको कंटिन्यू रखता है, जबकि जो सन है वो उसको अपनी तरफ, हम जो सूरज है ना, वो जमीन को अपनी तरफ खींचता है उसकी ग्रेविटी की वजह से, लेकिन वो अपने शेप में, मतलब जिस जो अपना रास्ता है उसके गिर्द ही घूमती रहती है इन अ कर्व पाथ। मतलब बिकॉज ऑफ द सन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, जो सन है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी रखता है। अर्थ एंड अदर बॉडीज कॉन्स्टेंटली फॉल टूवर्ड द सन, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, बट दे स्टे फॉर इनफ अवे फ्रॉम द सन, लेकिन फिर भी वो एक सन से दूर रहते हैं। बिकॉज ऑफ देयर फॉरवर्ड वेलोसिटी टू फॉल अराउंड द सन इंस्टेड ऑफ into it. As a result, they keep orbiting the sun and never crash to its surface. इसी तरह ये जो सूरज है वो उसको मतलब कि बर्बाद नहीं कर सकता। द मोशन ऑफ अर्थ एंड द अदर बॉडीज अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। जो अर्थ और अदर बॉडीज सन के गिर्द मोशन लगाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उस मोशन को हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। वो मोशन किस पाथ में होती है? कर्व में होती है, और उसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। ऑर्बिटल मोशन अकर्स व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड एट द सेम टाइम इज पुल्ड बाय ग्रेविटी टुवर्ड अनदर ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑर्बिटल मोशन हो गई, ये तो थी दूसरी उसकी सन और अर्थ की। जबकि जस्ट अर्थ ऑर्बिट द सन, द मून आल्सो ऑर्बिट अर्थ, मतलब जो जमीन है वो सन के गिर्द चक्कर लगाती है, और जो चांद है वो जमीन के गिर्द। द मून इज अफेक्टेड बाय अर्थ्स ग्रेविटी मोर देन इट इज बाय ग्रेविटी ऑफ द सन, because the moon is much closer to earth. The gravity between earth and the moon pulls the moon toward earth. ये जो ग्रेविटी होती है उसकी, उन दोनों के बीच की, वो उसको जमीन की तरफ खींचती है। At the same time the moon has forward velocity that partly counter the force of Earth's gravity. So the moon orbits Earth instead of falling down the सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ये देखिए, यहाँ पे घूम रहा है, ये ज़मीन है हमारी, और इसकी ऑर्बिटल मोशन में घूम रहा है। ये इस तरफ, ये जो है हमारी, इसको वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी जो वेलोसिटी है वो उसको उसी पाथ में कंटिन्यू कर रख रही है। उसके बाद है ऑर्बिटल मोशन अकर्स व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड एट द सेम टाइम इज पुल्ड बाय ग्रेविटी टुवर्ड अनदर ऑब्जेक्ट। इसको थोड़े से किया। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम दिया हुआ है, द ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज नेसेसरली आ प्लेन कर्व। हमारे पास जो ऑर्बिट है, पार्टिकल का जो ऑर्बिट है, जो उससे सेंट्रल फोर्स में मूव करवा रहा है, वो एक प्लेन कर्व में होना चाहिए। ये देखें, एक पॉइंट है जिसका ओरिजिन ओ है, और ये फोर्स है, ये इसका मतलब कि यूनिट वेक्टर है। हॉरिजॉन्टल पे एक्स ले रहे हैं, तो आर क्रॉस एफ, जो कि हमने सेंट्रल फोर्स कहा था, इज इक्वल टू 0 है, तो एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। तो हमने इसके पुट किया है। उसके बाद हम ए को डी वी ओवर डी टी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ, ये देखिए यहाँ पे आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, ये डी वी ओवर डी टी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी टी आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। ये कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, डी ओवर डी टी आर क्रॉस वी। देखिए, पहले हम इनका ना वो डेरिवेटिव लेते हैं। पहली टर्म का लिया, दूसरी वैसे ही आ गई, प्लस पहली वैसे ही आ गई, दूसरी का लिया। उसके बाद ये डी आर ओवर डी
टी इज इक्वल टू वी का भी होता है, क्रॉस वी प्लस आर मल्टीप्लाई डी वी ओवर डी टी। तो ये इन दोनों का जीरो हो गया प्लस ये आ गया, तो ये आर क्रॉस वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। अगर ये सेम आ रहा है तो इसका ये कॉन्स्टेंट आएगा। अगर मतलब कि दो टर्म आर क्रॉस वी इज इक्वल टू जीरो है तो वो दोनों कॉन्स्टेंट ली जाएंगी। अब चलते हैं, और ये देखिए इससे ये भी साबित हो गया कि ये प्लेन कर्व में है। तो अब दूसरे थ्योरम की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा थ्योरम है The orbit described under a central attractive force varying directly as the distance is an ellipse having center at the center of force। इसमें हमने ये लेना है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो डायरेक्टली ले रहे हैं, और वो या तो एलिप्स मतलब कि ये प्रूव करना है हमने एक्स वाई प्लेन में। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके माइनस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, जबकि यहाँ पे माइनस आर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है और रीजन की तरफ मूव कर रही है, इसलिए इसको हमने माइनस लिया है। तो एफ इज इक्वल टू, हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो यहाँ पे माइनस के का स्क्वायर आ जाएगा आर, फिर उसके बाद एफ इज इक्वल टू एम ए होता है इज इक्वल टू माइनस के का स्क्वायर आर। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम ए को ये भी लिख सकते हैं डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू के का स्क्वायर आर, फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव ऑफ आर इज इक्वल टू ए होता है, तो हमने इसको इसमें चेंज कर दिया। देन उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट एक्स और वाई में लिया था ना, हमने स्टार्ट में कहा था एक्स वाई प्लेन में लेना है, तो इसको हम एक्स वाई प्लेन में चेंज कर लेते हैं। डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे, तो इधर आर का भी एक्स आई प्लस वाई जे। नेक्स्ट देखते हैं हम, उसके बाद m को इधर डिवाइड कर देंगे, k भी कांस्टेंट है m भी कांस्टेंट है, तो इसको हमने माइनस k का स्क्वायर में ही लिख लिया, बाकी सारा सेम है। आगे देखते हैं, हमने इन दोनों को इक्वेट करना है कि ये जो इस लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है, तो हमने जो x है उसको पहले वाले पार्ट के और y को y वाले पार्ट के इक्वल कर देना है। ये देखिए dx का को माइनस के का स्क्वायर x और ये y के इक्वल है, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है ना, तो इसके लिए d का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के का स्क्वायर x, इधर है d का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के का स्क्वायर y। तो यहाँ पे देखें इसको इस साइड पे ले लिया, अब x बाहर आ गया तो x इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों को इक्वल रखा है, तो d की इधर ही वैल्यू प्लस माइनस के आई हो गया, इधर भी d की वैल्यू ये आ गई है। उसके बाद जो हमारे पास सिंपल इक्वेशन थी वो हमारे पास ये थी, x इज इक्वल टू a कोस के टी प्लस b साइन के टी, y इज इक्वल टू c कोस के टी प्लस d साइन के टी। ये दोनों हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अगर हम पहली इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई करें और दूसरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये चीज बन जाती है। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास एक इक्वेशन निकल आएगी साइन की। तो ये देखिए इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों कट हो गए, इधर हमारे पास साइन के टी की इक्वेशन निकल आई है। उसके बाद दूसरी दफा हमने क्या करना है, एक में हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब दूसरी इक्वेशन को हम कट करना है ना, तो पहले में हम डी को मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन में, दूसरी में बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखें जैसे ये निकला, इसको कट करने से हमारे पास कोस के टी की वैल्यू निकल आई। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि स्क्वायर करके उसके बाद ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को। हमारे पास देखिए स्क्वायर एंड ऐड 4 और 5 साइन स्क्वायर के टी प्लस कोस स्क्वायर के टी, इन दोनों को स्क्वायर ले लिया, ये दोनों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारे पास निकला है। तो इससे ये साबित होता है जो हमने ऊपर कहा था, ये हमारी इक्वेशन क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंटर कॉनिक एंड एलिप्स, और यहाँ से हम बी एंड सी भी निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म।